हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बेसिक चीजें आपको बताई और व्हाई हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मैंने आपको बताया कि क्यों हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये साइंस टेक्नोलॉजी मैंने आपको एनर्जी में मैंने स्टार्ट किया था एनर्जी, और एनर्जी में हम लोग पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसके बाद एक थर्मल पावर प्लांट है कन्वेंशनल, एंड तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज आल्सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन, उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास आपको बता दिया था। तो इस क्लास में मैं हाइड्रो को कोशिश करूंगा कंप्लीट कर दूं, और मेन पॉइंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है आपको समझना है वो मैं बताऊंगा। और CO2 इमिशन कैसे होता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कैसे होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, वो आपको जानना जरूरी है। कार्बन फुटप्रिंट आप अगर बात करोगे तो कोई भी एनर्जी सोर्स है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि फलाना एनर्जी सोर्स में कार्बन फुटप्रिंट होता है कि नहीं होता है, कोई भी एनर्जी का सोर्स हो, न्यूक्लियर हो, हाइड्रो हो, थर्मल हो, कोई भी हो, हर एक एनर्जी सोर्स में कार्बन फुटप्रिंट होती है। इतना आप ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा एनर्जी सोर्स है उसका कोई भी कंपोनेंट होगा वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर किया गया होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग की गई होगी तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारा केमिकल प्रोसेस किया गया होगा, केमिकल प्रोसेसिंग की गई होगी, कहीं ना कहीं हीट ट्रीटमेंट किया गया होगा, उसके लिए आप कहीं ना कोयला, तेल और गैस का यूज किया गया होगा। ठीक है ना, तो केमिकल प्रोसेसिंग हो या हीट ट्रीटमेंट हो उसके लिए आप केमिकल्स का यूज करते ही हैं, आप कहीं ना कहीं फ्यूल्स का यूज करते ही हैं। तो CO2 इमिशन तो हो ही रहा है होल लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग से बात कर रहे हो तो वो हो ही रहा है CO2 इमिशन, तो वो कार्बन फुटप्रिंट के अंदर आ ही जाएगा। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन तो कर रहे हो ना भाई। मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी जगह करना है तो उसके कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करोगे ना, किसी जगह पे ट्रांसपोर्ट करके ले जाओगे ना, कहीं बन रही है उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाओगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में CO2 इमिशन नहीं होगा क्या? ट्रांसपोर्टेशन में होगा। तो जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, फ्यूल बर्न होगी है ना व्हीकल्स में, तो वो CO2 इमिशन कार्बन फुटप्रिंट में आ ही जाती है। तो कोई भी ऐसा एनर्जी सोर्स नहीं है जिसका कार्बन फुटप्रिंट ना हो। ये कभी भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ध्यान रखना। ये मैंने आपको शुरुआत में बता दी। और CO2 इमिशन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कैसे होता है मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर से। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है ना, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, ये प्लांट पौधा वाला नहीं है। यूपीएससी ने एक बार आपको पता होगा, ये प्लांट पौधा वाला नहीं है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या मैंने लास्ट क्लास में बताया आपको? इतना मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आप अगर लोड की बात करोगे, लोड मतलब जो आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो वो लोड वेरिएबल है, वो लोड वेरी कर रही है। सीजन वाइज बात करो, गर्मी के दिन में आप पूरी पंखा जला के बैठे हुए हो, पूरी कूलर एसी सब जल रही है, लोड वेरी कर रही है। अगर ठंडी में बात करोगे तो फिर कूलर वगैरह एसी वगैरह सब बंद है। पूरे दिन से बात करोगे तो आप सुबह सुबह से देखो 9 बजे से पूरी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, स्कूल खुल चुकी है, तो वहां पे लाइट वगैरह, फैन वगैरह जो भी है जलेगी, स्टार्ट होगी। इंडस्ट्री वगैरह 10 बजे से खुल गई, इंडस्ट्री 5 बजे शाम को बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं चीजें वेरी कर रही है, लोड वेरी कर रही है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो वो वेरी कर रही है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है ना, तो हमारी जो लोड वेरी कर रही है, अगर इसको टैकल करना है, ठीक है, वेरिएबल लोड को टैकल करना है, उसको डील करना है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, तो हमको एक ऐसा सोर्स चाहिए जो खुद अपने आप में वेरिएबल हो, एक ऐसा एनर्जी सोर्स चाहिए जो अपने आप में वेरिएबल हो। वन ऑफ द एनर्जी सोर्स जो अपने आप में वेरिएबल है, जो कि वेरिएबल लोड या पीक लोड को डील कर सकता है, कैटर कर सकता है, फुलफिल कर सकता है, वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। पीक लोड इन द सेंस, पीक का मतलब होता है 2 से 3 घंटे का समय ऐसा होता है पूरे दिन भर में। मान लो 7 से 9 बजे के आसपास का समय हो, रात में 7 से 9 बजे, 7 PM to 9 PM, उस समय इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ज्यादा है, तो पीक लोड आ चुकी है। तो पीक लोड आ चुका है तो उस पीक लोड को फुलफिल करना पड़ेगा। तो आप थर्मल पावर प्लांट से फुलफिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पीक लोड आई है तो थर्मल पावर प्लांट 500 मेगावाट मान लो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, अब पीक लोड आई है तो मान लो डिमांड बढ़ी है, तो थर्मल पावर प्लांट में एकदम से झटपट आप नहीं कर सकते कि पावर बढ़ा दो, ज्यादा नहीं होगा, वो जल्दी स्टार्ट ही नहीं होते हैं, उनमें क्विक स्टार्टिंग नहीं है, उनमें जल्दी बदलाव नहीं हो सकता है। अगर बदलाव करने की कोशिश करोगे वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी नीचे चली जाएगी। वैसे भी तो पूरी दुनिया में 40% के आसपास एफिशिएंसी होती है थर्मल पावर प्लांट की, पूरी दुनिया में। भारत में बात करोगे तो 30% के आसपास मिलती है। ठीक है ना, पावर प्लांट की एफिशिएंसी थर्मल वालों की। ठीक है ना, तो अगर इनएफिशिएंट हो गया, आपने चेंज करने की कोशिश की, कोल इनपुट को बदलने की कोशिश की ताकि स्टीम इनपुट बढ़े, और स्टीम इनपुट बढ़ेगा, स्टीम आउटपुट बढ़ेगा बॉयलर से, तो कहीं ना कहीं टरबाइन रोटेट करेगा, पावर प्रोड्यूस होगा। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस, इतना फास्ट नहीं होने वाला है थर्मल पावर प्लांट में। यही मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो हमें फास्ट चाहिए, क्योंकि पीक लोड आ चुकी है, तो हम पहले से अगर तैयारी नहीं रखेंगे तो कैसे उस चीज को डील कर पाएंगे पीक लोड को? तो हमको ऐसा सोर्स चाहिए जो वेरिएबल हो, जो तुरंत चेंज हो जाए, तुरंत हमको पावर प्रोड्यूस करना है, तुरंत हमको पावर प्रोड्यूस मिल जाए।
तुरंत हमको पावर प्रोड्यूस करके मिल जाए, तुरंत हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए, जितनी हमें रिक्वायर्ड है, जितना पीक लोड आ चुकी है। ये वेरिएबल लोड को कैटर करता है, वेरिएबल लोड को डील करता है। यही है वेरिएबल लोड को डील कर सकता है, क्योंकि ये अपने आप में वेरी वेरी फास्ट वेरिंग सोर्स है, ये वेरी करता है, बहुत ही फास्ट वेरिएबल सोर्स है ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो सोर्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। आज मैं कल मैं आपको क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ पावर प्लांट बता रहा था, उस समय मैं वीडियो जो हो चुकी थी रुक गई थी, ठीक है ना, कुछ कारणवश। ठीक है, तो आज मैं आपको टाइप्स की बात करता हूं, सुनते जाए टाइप्स। तो टाइप्स में आपको क्या समझना है, देखिए टाइप्स में पहली बात यह है, आप इतना जरूर ध्यान रखना कि डैम पहले बात कैसे बनती है मैं आपको बता दूंगा। बहुत प्रकार के डैम होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, और कहीं ना कहीं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, वहां पे भी थोड़ा बहुत बताता रहूंगा। अभी तो बस हाइड्रो समझ लो, ठीक है ना। और पॉलिसी वगैरह हम अलग से बात करेंगे, जब हम एकदम साथ में पॉलिसी लेके आएंगे, पूरी सोलर की हो, हाइड्रो की हो, विंड की हो, सारी पॉलिसी एक साथ डील कर लेंगे। अभी तो टेक्नोलॉजी समझ लो, और जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, मेरिट है, डिसमेरिट है एंड डीमेरिट है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, वो बात अभी कर ले रहे हैं। ठीक है, तो टाइप्स की बात करते हैं, इनकी टाइप्स। तो टाइप्स देखिए बहुत तरीके से बांटी जा सकती है। एक तो ये है कि आप कितना वाटर रिटेन कर पा रहे हैं, आप डैम में कितना वाटर रिटेन कर पा रहे हैं, मतलब रिजर्वायर की कैपेसिटी कितनी है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है आपकी, ये चीजें आपको चाहिए। अगर उस हिसाब से डिवाइड करोगे तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के हिसाब से अगर बात करोगे तो उस हिसाब से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी या वाटर फ्लो रेगुलेशन, ठीक है ना। तो हाउ बिग इज द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, कितना रिटेन कर पाते हो वाटर, है ना, उस हिसाब से बात करोगे। वाटर फ्लो रेगुलेशन की बात करोगे कि वाटर फ्लो को कितना रेगुलेट कर पा रहे हो, उस हिसाब से पावर प्लांट है, तीन प्रकार में बांट सकते हो। पहला रन ऑफ रिवर, सी डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, किस हिसाब से ये भी जानना जरूरी। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर फ्लो रेगुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कितना रिटेन कर पा रहे हो डैम के अंदर, रिजर्वायर के अंदर पानी कितना इकट्ठा कर पा रहे हो। रन ऑफ रिवर है ना, तो रन ऑफ रिवर है, वाटर रिवर तो फ्लो कर ही रही है, स्टोर नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो रन ऑफ रिवर विदाउट स्टोरेज, मान लो यहां पे स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो एक प्रकार ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है रन ऑफ रिवर ही होगा विथ स्टोरेज, लेकिन स्मॉल स्टोरेज, छोटा विथ स्मॉल स्टोरेज, है ना, ज्यादा स्टोर नहीं कर रहे हैं पानी को, ठीक है, एक ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है क्या, बड़े वाले लार्ज, है ना, जो कि बहुत कॉमन है ना, जो आप जानते हो बहुत ही कॉमन है, ठीक है, तो लार्ज स्टोरेज टाइप प्लांट, लार्ज स्टोर कर रहे हो वाटर जो है, आप लार्ज स्टोर कर रहे हो, कहां करोगे, डैम में करोगे ना, रिजर्वायर के रूप में, आप जानते हो ना, लार्ज स्टोरेज प्लांट, ठीक है। अब देखिए ये वाले तो कॉमन है, आप जानते हो, और सबसे ज्यादा दिक्कत यही करते हैं, यही वाले इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपुल, बहुत ज्यादा लोगों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, यही है वो, इसी पे सारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, बाबा आमटे, सारा इधर ही है इस पे। ये तो बेचारे अच्छे वाले हैं, माइक्रो, मिनी, पीको, ये वाले। तो ये रन ऑफ द रिवर विदाउट स्टोरेज क्या है, ये स्टोरेज, स्टोर नहीं कर रहे इसमें वाटर को, ये क्या है, ये ऐसा है कि आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो हाइडल पावर प्लांट जो होते हैं ना, माइक्रो हाइडल, मिनी हाइडल पावर स्टेशन जो होते हैं, माइक्रो वाले जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, वो वाले हैं हिमालय रीजन पे, ठीक है ना, वहां पे, तो वहां पे स्टोर नहीं कर पा रहे, जो है वाटर फ्लो कर रही है, स्ट्रीम छोटे छोटे हैं, तो क्या स्टोर करोगे, तो जो भी छोटे छोटे स्ट्रीम है, बस हायर हिमालय पे उसको यूज कर लो, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, उधर आप यूज कर सकते हो इसको, बहुत बड़ा स्कोप है वहां पे, है ना। ये अभी सारे रिसोर्स को अनटैप्ड है वहां पे अभी इसको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा रन ऑफ रिवर विद स्टोरेज, अब स्टोरेज है लेकिन छोटा मोटा स्टोर कर पा रहे हो, ज्यादा नहीं कर पा रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप हिल स्टेशन पे चले जाओ, कोई भी हिल स्टेशन पे चले जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे ज्यादा स्टोरेज करने की संभावना नहीं है, थोड़ा बहुत स्टोर कर सकते हैं। तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट दैट आर सिचुएटेड, जो सिचुएटेड है इन एलिवेटेड लोकेशन पे सिचुएटेड है बहुत सारे पावर प्लांट, और वहां पे आपको स्कोप नहीं है कि आप स्टोर कर लो बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर को, थोड़ा बहुत स्टोरेज पॉसिबल है, वो हिल स्टेशन की कहानी हो सकती है, हिल स्टेशन, ठीक है। अब हिल स्टेशन तो पता है ना, ऊटी वगैरह नाम सुना, उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, लार्ज स्टोरेज पावर प्लांट की कहानी ऐसी है, पंचेत, मैथन, सरदार सरोवर, नर्मदा बचाओ आंदोलन की कहानी आप जानते हो, ये सारी चीजें आप जो सुने हुए हैं सब इसी में आते हैं, लार्ज स्टोरेज वाले में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। भाखरा नंगल, भाखरा हिमाचल प्रदेश में, नंगल पंजाब में, तो भाखरा नंगल एक साथ बोलते हो, है भाखरा हिमाचल प्रदेश में, नंगल है पंजाब में, ठीक है ना। तो भाखरा नंगल बड़े वाले हैं, सरदार सरोवर बड़े वाले हैं, सरदार सरोवर डैम हो गया, मैथन है, पंचेत है, ये सारी बड़े वाले हैं, ठीक है ना। तो ये लार्ज स्टोरेज, बहुत लार्ज स्टोर कर रहे हो, ये लार्ज स्टोरेज के कारण ही कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना, सेस्मिक एक्टिविटी,
अर्थक्वेक वगैरह इसी से आती है, लार्ज डिवास्टेशन इसी से होते हैं, क्या कहते हैं डिजास्टर्स वगैरह आ सकते हैं इसी से आते हैं, इकोलॉजिकल डैमेज इसी से होते हैं, सारा प्रॉब्लम इसमें है, ठीक है ना। तो इसी की बात की जाती है कि हम ज्यादा इन पे जाए, शिफ्ट करें, ठीक है ना। सुनते जाए, एक तरीका ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, कितना रिटेन कर पा रहे हैं वाटर को डैम में, वाटर कितना रिटेन कर पा रहे हैं ना, वाटर फ्लो रेगुलेशन के हिसाब से कैसे हो सकता है। दूसरा है हेड के आधार पर, दूसरा हेड, हेड के आधार पर। अब हेड कौन सा है, देखना यार, हेड मतलब वो वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, हेड मतलब ये है डिफरेंस इन वाटर लेवल, डिफरेंस इन लेवल, लेवल का डिफरेंस की बात कर रहे हैं। मतलब यहां डैम पहाड़ों पे और नीचे टरबाइन, नीचे लगी होगी ना टरबाइन, पानी आएगा पेन स्टोक से पाइप के थ्रू डैम से और नीचे अपना स्ट्राइक करेगा, टरबाइन रोटेट करेगी, पावर जनरेट होगी। तो टरबाइन और डैम के बीच का डिफरेंस हेड डिफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। नॉर्मल आप समझ सकते हो, जो लोग इंजीनियरिंग वाले होंगे उनको पता होगा ग्रॉस हेड, नेट हेड, नेट हेड, ठीक है ना। तो वो बात नहीं कर रहा हूं, आपको नॉर्मल समझ सकते हो कि डिफरेंस इन लेवल बिटवीन रिजर्वायर एंड टेल रेस लेवल। टेल रेस लेवल मतलब टरबाइन के पास ही होता है, तो टरबाइन एंड ऊपर डैम रिजर्वायर के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये जो हेड है ना, हाइट, ये डिफरेंस लेवल को बोलते हैं हेड, है ना। तो डिफरेंस इन लेवल ये समझ सकते हो, मैंने लास्ट क्लास को बताया भी था, ठीक है ना, कि हेड का मतलब क्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। मतलब कि वाटर कहां है, फ्रॉम वेयर वाटर इज फ्लोइंग, फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग, कहां से फ्लो कर रहा है, कहां जा रहा है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हेड है। तो हेड के आधार पर भी हो सकता है, जैसे हाई हेड प्लांट, जैसे लो हेड प्लांट, जैसे वेरी लो हेड प्लांट, जैसे मीडियम हेड प्लांट हो सकते हैं ना। तो लिखते हैं हाई हेड प्लांट, पहला हाई हेड, हेड ज्यादा है, हेड ज्यादा है, ठीक है ना। टरबाइन और ऊपर डैम के बीच का जो डिफरेंस है हाइट, ये ज्यादा है, ठीक है ना। इस तरीके से समझ लो सिंपल भाषा में, हाई हेड प्लांट, दूसरा मीडियम हेड प्लांट, तीसरा लो हेड प्लांट, हेड कम होते जा रही है, हेड कम होते जा रही है, हेड कम होते जा रही है। लो हेड प्लांट, वेरी लो हेड प्लांट, ठीक है। इसके एग्जांपल कभी आपसे पूछी जा सकती है कि भैया क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। हाई हेड प्लांट में इंपल्स टरबाइन, आपको पता होगा इंपल्स टरबाइन, इतना तो ध्यान रखना, इंपल्स टरबाइन जो भी है इंजीनियरिंग वाले लोग जानते हैं। और अगर आपको जो लोग भी हैं जिनको इंजीनियरिंग में इंटरव्यू में जाओगे तो जरूर पूछा जाएगा आपसे, इन सारी चीजें पूछी जाती है। आर्ट्स वालों से नहीं पूछी जाएगी, कॉमर्स वालों से इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इंपल्स टरबाइन की वर्किंग क्या होती है, ठीक है ना। तो ये आप हाइड्रोलिक मशीन जब मैं पढ़ाऊंगा वहां देख सकते हैं, अदरवाइज मैं कभी होगा तो आपकी इसकी वर्किंग भी समझा दूंगा, ठीक है। नॉर्मली वर्किंग समझा दूंगा आपको कभी, ठीक है। वर्किंग आपको समझना नहीं है इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूं, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। मीडियम हेड प्लांट में जैसे आप आ सकता है यहां पे, मीडियम हेड प्लांट में जैसे कि आपको जानना है फ्रांसिस टरबाइन यहां पे आ जाते हैं, फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है ना, फ्रांसिस टरबाइन। यहां पर रिएक्शन टरबाइन आते हैं, रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। और यहां पे आ जाते हैं जैसे कि बल्ब टरबाइन है, बल्ब टरबाइन है, ट्यूब टरबाइन है, सारी इसमें आ जाते हैं, ट्यूब टरबाइन, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो वेरी लो हेड प्लांट होते हैं वो टाइडल प्लांट होते हैं, टाइडल, है ना, ज्वार वाले जो प्लांट है ना, ज्वार भाटा, टाइडल प्लांट होते हैं, वेरी लो हेड वाले, ठीक है ना। उसमें जो टरबाइन लगती है ये वाली, और ये टेम्पल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन नॉर्मल आप समझ सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो वाटर की है, काइनेटिक एनर्जी उसको यूज की जाती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर यूज की जाती है क्योंकि हेड ज्यादा है। लो हेड प्लांट में रिएक्शन टरबाइन में क्या होती है कि लो हेड हो चुका है तो काइनेटिक एनर्जी अब ज्यादा वाटर के पास है नहीं। अगर हमने काइनेटिक एनर्जी लेके काइनेटिक एनर्जी का यूज करने की कोशिश की तो सीधा जाके ये टकराएगा और सीधे ऐसे बह जाएगा नीचे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, जो प्रेशर है वाटर के पास वही यूज कर लो। तो रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर यूज की जाती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, नॉर्मल ने समझा दी, इस आधार पे कभी पूछा जा सकता है कि इस टरबाइन में क्या यूज करते हैं, इस टरबाइन में क्या यूज करते हैं, इस तरीके से यूज की जा सकती है। वेरी लो हेड प्लांट में तो ये तो टाइडल पावर प्लांट की कहानी है, टाइडल पावर प्लांट यही होते हैं जिसमें बल्ब टरबाइन, ट्यूब टरबाइन यूज की जाती है। तो ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा, एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना, टाइडल पावर प्लांट में वेरी लो हेड होता है, ठीक है। अब आपको बता देता हूं कि इसमें हाई हेड में कितना माना गया है, ठीक है ना। हाई हेड में हेड मतलब हाइट कितनी है ना, हाइट की बात है ना, हाइट मतलब डैम और टरबाइन के बीच की हाइट, एक तरीके से समझ सकते हो, डिफरेंस इन लेवल, लेवल डिफरेंस की बात है। तो यहां पे हाई हेड प्लांट में लगभग 75 मीटर एंड एबव, 75 मीटर एंड एबव, ठीक है। कई बुकों में आपको मिल जाएगा 300 मीटर के आसपास,
300 मीटर के आसपास कई बुकों में मिल जाएगा, 300 मीटर के आसपास कुछ रेफरेंस है जहां पे आपको मिल जाएगी। अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखोगे तो फिर 7250 मीटर के आसपास तक की बात की जाती है। इंजीनियरिंग की किताबों में अगर पढ़ोगे हाइड्रोलिक मशीन वगैरह वहां पे पढ़ाई जाती है, तो 7250 मीटर के आसपास हाई हेड को बोला जाता है, ठीक है ना, सोच लो। तो ये, लेकिन आप नॉर्मल ध्यान रखना 75 मीटर है, उससे ऊपर या 300 मीटर कई रेफरेंस में कई बुक में लिखा हुआ है। ये हाई हेड इतना। मीडियम हेड की बात करोगे तो मीडियम हेड 30 मीटर से 75 मीटर के आसपास, ये 30 से 75 मीटर के आसपास, ठीक है। अगर नॉर्मल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो यहां से 50 से 250 मीटर लिखी रहती है, 50 से 250 मीटर, ठीक है ना। ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इंजीनियरिंग की किताबों में आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन नॉर्मल जगह आप देखोगे 30 से 75 मीटर इसमें रखा गया। तो मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, नॉर्मली बताते जा रहा हूं, ठीक है ना। आप जो भी ये भी ध्यान रख सकते हो, और ध्यान थोड़ा बहुत दिमाग में ये भी रखना, ठीक है ना, इंजीनियरिंग वाले लोग ये ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग के जो बुक्स है ना वो एक्चुअली डिजाइन पर्सपेक्टिव से है कि किस तरीके से डिजाइन है हाई हेड के प्लांट में, वो लोग इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नॉर्मल बुक्स होते हैं ना वो तो बस थोड़ी बहुत जानकारी है, लिख देते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो मैं वो ही बता दे रहा हूँ, यूपीएससी में इसको जानना जरूरी है। आपको पता ही होगा यूपीएससी वाले एक बार प्लांट को पौधा ही बना दिए थे, है ना। तो ये प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बता रहा हूं मैं, है ना, पौधा नहीं है ये। तो ये होगा मीडियम हेड प्लांट। उसके बाद लो हेड की बात करोगे तो लेस देन 50 मीटर, लो हेड में 50 मीटर से कम, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं मीडियम में 50 से 250 मीटर बताया हूं, है ना, यहां पे, या ये याद रख सकते हो 30 से 75 मीटर। बहुत सारे बुक्स में ये लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाता हूं तो आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन्स वहां डिटेल में पढ़नी रहती है, सारी टरबाइन जो मैंने बताई है ना, डिटेल डिस्कशन है वहां पे, ठीक है ना, डिटेल डिस्कशन। उसके बाद बात करें वेरी लो हेड प्लांट की बात करोगे तो लो हेड प्लांट में बात करोगे तो उसमें 30 से 30 मीटर जो मैंने आपको बता दी लो हेड में, और वेरी लो हेड या अल्ट्रा लो की बात करोगे तो 3 मीटर से कम। अल्ट्रा लो या वेरी लो हेड 3 मीटर से कम, टाइडल पावर प्लांट आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो अल्ट्रा लो हेड इसमें आपको आ सकती है, ठीक है। अल्ट्रा लो या वेरी लो हेड 3 मीटर से कम में आपको समझ लेना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आ जाइए आगे, ये डिवीजन हो गया हेड के आधार पे। रिएक्शन टरबाइन में मैंने क्या बताया आपको, रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी वाटर कैपेसिटी से नहीं बची, इतनी वेलोसिटी नहीं है, तो जो प्रेशर है उसी को यूज कर लो, रिएक्शन है ना। इंपल्स टरबाइन में हेड ज्यादा है तो आप वहां पे काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर को यूज करोगे रोटेट कराने के लिए टरबाइन को। पेल्टन व्हील वहां पे होती है, पेल्टन व्हील इंपल्स टरबाइन में, ठीक है ना, वहां पे पेल्टन व्हील होती है, उस पर वाटर स्ट्राइक करती है हाई वेलोसिटी से, क्योंकि हेड ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, तो उससे यूज कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर एनर्जी यूज करते हैं, क्योंकि हेड कम है ना, तो वेलोसिटी बची नहीं, वेलोसिटी बहुत कम है, जो प्रेशर है उसको यूज कर लो। वेलोसिटी यूज करने जाओगे तो ऐसे जाएगा, गिर जाएगा नीचे, कुछ है ही नहीं उसके पास, वेलोसिटी गिर जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। उसके बाद जनरेशन के बेस पे बात करूं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर मैंने बताया, 2 क्लासिफिकेशन बता दिया। अब तीसरा जनरेशन बेस्ड, जनरेशन बेस्ड, ये सब ध्यान रखो। जनरेशन बेस्ड मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के आधार पे, बोलते हैं ना हाइड्रो पावर की कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उस आधार पे, है ना। तो जनरेशन बेस्ड पे बात करें तो पिको प्लांट्स, ठीक है, पिको आपने नाम सुना होगा, पिको, पिको, माइक्रो, मिनी, स्मॉल, ये सब नाम सुना होगा, मीडियम, लार्ज, तो वही बात कर रहा हूं। पिको, माइक्रो, मिनी, स्मॉल, लार्ज, ये जनरेशन के आधार पे कि पिको प्लांट है कितना जनरेट कर रहा है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी, उस आधार पे, ठीक है। तो पिको, माइक्रो, मिनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल मीडियम में डाल दो, है ना, मीडियम बेचारे कहां जाएंगे, स्मॉल के बाद मीडियम, अब मीडियम के बाद लार्ज हो जाएगा, लार्ज प्लांट, है ना। तो ये हो गया। लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूं, भारत में अगर बात करोगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन स्मॉल पावर प्लांट्स की बात करोगे, भारत में क्या कंडीशन दी गई है, क्या क्राइटेरिया है, 25 मेगावाट से कम है तो स्मॉल है, और उससे ज्यादा है तो लार्ज है, ये भारत के अंदर है। लेकिन अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग हो सकते हैं, मैं आपको अमेरिका का भी बता दूंगा, यूएसए का बता दूंगा, लेकिन अलग अलग कंट्री के अलग अलग हो सकते हैं। भारत में 25 मेगावाट से कम है तो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है, उससे ज्यादा है तो लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट है ना। 25 मेगावाट प्रोडक्शन है, इंस्टॉल कैपेसिटी की बात कर रहे हो तो वो स्मॉल, उससे ज्यादा लार्ज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 25 से कम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना। तो इन इंडिया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अप टू 25 मेगावाट, अप टू 25 मेगावाट स्टेशन कैपेसिटी हैव बीन कैटेगराइज्ड एज माइक्रो, है ना, तो वो छोटे वाले हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना, स्मॉल वाले, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पिको में क्या है, यहाँ पे आपने नॉर्मल आपको बता दे रहा हूं, पिको में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लेस देन 5 मेगावाट, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जो मैंने बता दिया वो आप ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना है आपको अलग से। 5 मेगावाट से 100 मेगावाट ये हो जाएगा, 5 मेगावाट से
ठीक है ना। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 100 मेगावाट है ना। आईसी मतलब क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना। कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 5 मेगावाट से 100 मेगावाट, और 100 मेगावाट से 2000, मतलब कि ये मेगावाट नहीं है एक्चुअली, किलोवाट है। मेगा में नहीं जाओगे है ना, यहाँ पे देख लो किलो है, पिको है ना, किलो होगा, छोटा होगा। ये माइक्रो भी है तो माइक्रो भी क्या हो जाएगा, किलो में होगा। ये छोटे है ना माइक्रो, अब जाके मेगा में एंट्री मारेंगे अपन है ना। ये किलोवाट है, ठीक है। किलो मतलब छोटा होता है मेगा से ना, आप जानते हो मेगा मतलब 10⁶, आप जानते हो। और उसके बाद बात करें मिनी में, तो मिनी क्या जाएगा, 100 से स्टार्ट करेंगे, और 100 से स्टार्ट करेंगे 100 किलोवाट से आप पहुंच जाएंगे 2000 किलोवाट तक, ठीक है। तो 100 किलोवाट से पहुंच जाएंगे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2000 किलोवाट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये रेंज में है सारे 2000 किलोवाट। अब उसके बाद स्मॉल की बात करोगे तो ये 2 मेगावाट से लेस देन 25 मेगावाट, ठीक है। 2 मेगावाट से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लेस देन 25 मेगावाट, जो मैंने अभी बताया भी आपको है ना। स्मॉल वाले जो होते हैं वो 25 मेगावाट से कम, देखो ना 25 से कम, लेस देन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, लेस देन इक्वल टू बात कर रहा हूं। उसके बाद 2 मेगावाट से 25 मेगावाट हो गया, ये लेस देन है, इक्वल टू नहीं, लेस देन मान सकते हो, ठीक है। या आप ज्यादा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाओ, बस ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेस देन इक्वल टू को बताने लगू तो फिर बस आप ध्यान रखना 2 मेगावाट और 25 मेगावाट के बीच में, और मीडियम वाले 25 से 100 मेगावाट के बीच में होते हैं। 25 मेगावाट से इंस्टॉल कैपेसिटी 100 मेगावाट के बीच में होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, मीडियम पावर प्लांट जो जनरेशन के आधार पे है ना, कितना जनरेट कर रहे हैं पावर, उस हिसाब पे इंस्टॉल कैपेसिटी। और 100 मेगावाट से ज्यादा आपको लार्ज, 100 मेगावाट से ज्यादा लार्ज। लेकिन आपको नॉर्मल मैंने क्या बताया कि लार्ज वाले जो आपने समझा लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, वो लगभग मोर देन 25 मेगावाट या मोर देन 30 मेगावाट से ज्यादा वाले लार्ज होते हैं ना, और 25 से कम वाले स्मॉल होते हैं है ना। और 25 से ज्यादा या 30 से ज्यादा, 30 मेगावाट से ज्यादा वाले है ना। आप नॉर्मली कहीं देखोगे 25 से ज्यादा लिखा होगा तो लार्ज बोल देंगे, कहीं देखोगे 30 मेगावाट से ज्यादा लिखा होगा तो लार्ज बोल देंगे। मैंने आपको बताया कि 100 मेगावाट से ज्यादा, ठीक है ना। यानी कि वो अलग अलग, ये पूरे मतलब पूरे, मैं नॉर्मली ये बात कर रहा हूं पूरे कंट्रीज वाइज, ठीक है ना। आपको इंडिया वाइज मैंने बता दिया, 25 से कम स्मॉल, और 25 से ज्यादा यानी कि 30 से ज्यादा या 25 से ज्यादा लार्ज वाले, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, 30 मेगावाट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो लार्ज स्केल हाइड्रो पावर प्लांट्स आर जनरली डेवलप्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर किस चीज के लिए, गवर्नमेंट, और किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, गवर्नमेंट एंड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स के लिए लार्ज स्केल हाइड्रो पावर प्लांट जनरली डेवलप किए जाते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर गवर्नमेंट के लिए या इलेक्ट्रिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं। और इन प्लांट्स की जो साइज होती है 30 मेगावाट के आसपास होती है या 25 से ज्यादा होती है, ऐसा भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये समझ गए आप अच्छे तरीके से। ये मैंने इन जनरल आपको बताया है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अभी मैं आपको यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूंगा, क्योंकि यूएसए में हाइड्रो पावर प्लांट्स बहुत पहले यूज किए जाते थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। पैडल व्हील का यूज होता था, मैंने बताया था पैडल व्हील है ना, ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, जो अनाज उसको ग्राइंडिंग करने के लिए पैडल व्हील्स। लकड़ी उद्योग में आप यूज करते थे कटिंग करने के लिए, मैंने बताया था हाइड्रो पावर का वहां भी यूज किया जाता था। और जैसे जैसे अमेरिका ने तेल वगैरह खोज लिया, सेल खोल लिया, तो फिर हाइड्रो पे निर्भर वो कम रहे, क्योंकि हाइड्रो जब यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वाटर को खराब कर रहे हो, वाटर स्पॉइल भी कर रहे हो। कैसे कर रहे हो मैं आपको बता दूंगा, आप समझ भी रहे होंगे, और बाकी आप देख ही रहो उसके इंपैक्ट और क्या है, इकोलॉजिकल इंपैक्ट। तो वो अब अफोर्ड कर सकते हैं अमेरिका, क्योंकि उनके पास अलग सोर्सेस अच्छे आ चुके हैं, सेल वगैरह आ चुका है, तो अब उस पर प्रोडक्शन कर सकता है, उस पर मीथेन से कर सकता है, नेचुरल गैस है ना तरीके से, सेल मीथेन है वो सेल गैस, उसकी बात मैं करूंगा जब पढ़ाऊंगा आपको नेचुरल गैस वगैरह। तो वो अब हाइड्रो से शिफ्ट हो चुके उस पे, लेकिन पहले उनका हाइड्रो पे बहुत ज्यादा फोकस था। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हाइड्रो से यूएसए बहुत ज्यादा करती थी, ठीक है ना। अब उनके पास नए नए सोर्स आ गए फ्यूल के, तो वो आप उधर से यूज कर रहे हैं ना पावर प्रोडक्शन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, अब पर्पस के आधार पे आ जाओ कि भाई किस पर्पस के लिए। चौथा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, क्या आपका पर्पस है, पावर प्लांट जो बना रहे हो हाइड्रो, क्या पर्पस है। तो ये पर्पस के आधार पे पहला बोल सकते हो सिंगल पर्पस प्रोजेक्ट, आपकी एक ही पर्पस है, सिंगल पर्पस प्रोजेक्ट, सिंगल पर्पस प्रोजेक्ट, ठीक है ना। सिंगल पर्पस है, एक ही पर्पस है। क्या एक ही पर्पस है आपका कि भैया मैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा, तो ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कल हिंट भी किया था कि कहां का यूज किया जाता है पावर प्लांट। मल्टीपर्पस हो सकती है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, ठीक
ठीक है ना। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में क्या हो सकता है, मल्टी मतलब बहुत सारे, जैसे कि टेहरी डैम है, टेहरी है ना, हाईएस्ट डैम है, हाईएस्ट डैम इंडिया का 260 मीटर के आसपास है, 260.5 265 आपको अलग अलग जगह लिखा मिल जाएगा, 260 मीटर के आसपास है टेहरी डैम, हाईएस्ट डैम है। उसके बाद भाखड़ा नंगल आपने नाम सुना होगा, है ना, तो ये सब कुछ जानते होगे, सरदार सरोवर है, ये हाईएस्ट डैम में आते हैं सारे, ठीक है ना, 1 2 3 नंबर रैंक पे समझ सकते हो। और इनकी रैंकिंग वगैरह मैं कहीं ना कहीं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, वहां पर भी बताता रहूंगा, ठीक है ना, चिंता नहीं करना है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, अभी कॉन्सेप्ट समझो। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में टेहरी डैम है, टेहरी इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं, 3 जगह यूज की जाती है मल्टीपर्पज में। टेहरी डैम का इरिगेशन में यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर में, पावर जनरेशन करने के लिए यूज कर सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। टेहरी डैम में जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया, टेहरी मल्टीपर्पज में 3। वैसे आप और भी जानते हो, नेविगेशन में यूज होता है मल्टीपर्पज, मतलब फ्लड कंट्रोल कर सकते हो, नेविगेशन में यूज कर सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर में यूज कर सकते हो, इरिगेशन में यूज कर सकते हो, पावर प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, सारे मल्टीपर्पज है। टेहरी डैम का मैंने एक बता दिया, टेहरी डैम में 3 जगह यूज किया जाता है, इरिगेशन वगैरह और पावर प्रोडक्शन वगैरह और ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है। ये एक हो सकता है ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक फीचर के आधार पे, हाइड्रोलिक फीचर ये बहुत कॉमन है, हाइड्रोलिक फीचर बता दे रहा हूं, समझना। हाइड्रोलिक वगैरह आपको मैंने बताया भी था कल, हाइड्रोलिक फीचर क्यों, देखो बता देता हूं। हाइड्रोलिक एनर्जी आपके पास है, एक्चुअली जो वहां है ना ऊपर हाइट पे स्टोर्ड वाटर, एलिवेटेड वाटर आपके पास है, उसके अंदर स्टोर्ड जो वाटर है, एलिवेटेड वाटर, इसके पास इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है, स्थितिज ऊर्जा उसके पास है, ठीक है। एलिवेटेड वाटर हमें चाहिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए, है ना। फ्लैट लैंड पे तो कुछ होने वाला है नहीं, एलिवेटेड नहीं होगा तब तक कहां से उसके पास ऊर्जा होगी। पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू हाइट, नॉर्मली आप ध्यान रखना, हाइट है तो पोटेंशियल है, ठीक है। तो एलिवेशन चाहिए आपको, इसलिए फ्लैट लैंड पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कोई मतलब नहीं है। खड़गपुर चले जाओ, वेस्ट बंगाल चले जाओ, कुछ नहीं, वहां हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट वहां पे है ही नहीं, थर्मल पावर प्लांट वहां पे ज्यादा है। तो वहां पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम कहां से, पता है पावर कहां से लेते हैं, भूटान से, भूटान से हम लेके आते हैं वहां पे, ठीक है ना। चूखा भूटान में, वहां से लेके आते हैं हाइड्रो पावर, इंपोर्ट करते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपने नाम सुना होगा, पुरुलिया उधर साइड में नहीं है हाइड्रो पावर, फ्लैट लैंड है ना, खड़गपुर का एरिया फ्लैट है, तो वहां पे एलिवेटेड लैंड चाहिए, एलिवेटेड वाटर चाहिए हाइड्रो पावर के लिए, ठीक है ना। तो ये एक हो गया सिंगल पर्पस मल्टी। अब हाइड्रोलिक फीचर, जो आपके पास हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको आप कन्वर्ट करो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और फिर आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रोलिक टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से बता दिया, पोटेंशियल को डायरेक्ट कन्वर्ट करो या पोटेंशियल को आप अलग अलग स्टेज में यूज कर सकते हो, या उनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, मैंने बताया था, ठीक है। और या तो आप ऐसे समझ लो, हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हाइड्रोलिक फीचर का मतलब क्या है, कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात कर लो। कन्वेंशनल जो बहुत पहले बने थे, उससे हम लोग बना रहे थे पावर, ठीक है ना, बहुत पहले। कन्वेंशनल का मैंने बता दिया, ट्रेडिशनल पावर जनरेशन, कन्वेंशनल पावर प्लांट, ठीक है। कन्वेंशनल पावर प्लांट में, तो कन्वेंशनल पावर प्लांट की बात करोगे तो कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करोगे तो यूटिलाइज द अवेलेबल हाइड्रोलिक एनर्जी, जो भी अवेलेबल हाइड्रोलिक एनर्जी आपके पास है, वही पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास है, यूटिलाइज द अवेलेबल हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर, यूटिलाइज द अवेलेबल हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। तो आपको मैंने बताया कि आपको पास 2 चीज चाहिए, एक तो आपको 2 चीज चाहिए, एक तो आपको फ्लो चाहिए, फ्लो ऑफ वाटर चाहिए, 2 चीज चाहिए ना, या तो एक फ्लो ऑफ वाटर हो और डिफरेंस इन लेवल, हाइट डिफरेंस, डिफरेंस इन लेवल यानी हेड चाहिए, है ना, 2 ही चीज चाहिए, या तो वाटर का फ्लो हो तो भी आप प्लांट लगा सकते हो, नहीं तो डिफरेंस इन लेवल, ठीक है ना, हेड के फॉर्म में जो आप समझते हो, ठीक है, वो मैंने आपको बता भी दिया अच्छे तरीके से। तो कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट्स में यूटिलाइज द अवेलेबल हाइड्रोलिक एनर्जी, जो कि आपके पास हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको यूटिलाइज करो, जो भी फ्लोइंग वाटर में हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको यूटिलाइज करो। ऑल द एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स जो भी है नॉर्मली आपके पास भारत में, ऑल द एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स आर ऑफ दिस टाइप, इसी प्रकार के हैं वो सारे, जितने भी एग्जिस्टिंग पावर प्लांट है वो लगभग आपके भारत में इसी कैटेगरी के हैं, इंडिया में इसी कैटेगरी के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कन्वेंशनल मैंने लिखा भी है पहले जो बने हुए, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा हाइड्रोलिक फीचर के आधार पे है, दूसरा पंप्ड स्टोरेज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पंप्ड स्टोरेज,
ये तो ऐसा है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होती है ना बैटरी की, उस हिसाब से है ये पम्प्ड स्टोरेज, ठीक है ना। तो पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, ये मैं आपको बताऊंगा, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट इंपॉर्टेंट है, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका यूज किया जाता था पम्प्ड स्टोरेज प्लस पीक लोड के लिए, पीक लोड के लिए यूज करते हैं, जब लोड डिमांड ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ज्यादा है, वहां पे यूज करते हैं पंप। तो रिसाइकलिंग ऑफ वाटर फॉर सप्लाइंग पीक लोड को सप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हैं पम्प्ड स्टोरेज प्लांट होते हैं। जैसे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में, वहां पे पहला पम्प्ड स्टोरेज प्लांट बनी थी, है ना, पुरुलिया में, ठीक है ना, पुरुलिया वेस्ट बंगाल, आप जानते हो। टाइडल पावर प्लांट तीसरा, सी नंबर सी, टाइडल पावर प्लांट्स, है ना, बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक फीचर, टाइडल पावर प्लांट, पीपी मतलब पावर प्लांट, है ना। तो ये टाइडल पावर प्लांट हो गया। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन ऑपरेशन, ऑपरेशन के आधार पे, ये हाइड्रोलिक फीचर के आधार पे ये वाले होगा जो आपके पास भारत में सबसे ज्यादा यही वाले हैं। दूसरा ये हो गया जो कि आप पीक लोड के लिए यूज करते हो। तीसरा टाइडल पावर प्लांट आप जानते हो, मैंने बता भी दिया है, बल्ब टरबाइन, ट्यूब टरबाइन इसके अंदर यूज करते हैं, बहुत ही लो हेड इसके अंदर में होता है, हाइट बहुत कम होता है इसके अंदर। टाइट्स के अंदर नॉर्मली हाइट जानते हो आप, बाकी मैं टाइट्स में बताऊंगा, अगर एंट्री कर गया टाइड में तो फिर वहां एंट्री मार जाऊंगा मैं अभी। तो जस्ट आप समझते जाए, टाइडल पावर प्लांट आएगी, जियोथर्मल भी आएगी, है ना। ये हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक फीचर। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑपरेशन, ऑपरेशन के आधार पे भैया किस तरीके से ऑपरेशन उनकी, ऑपरेशन के आधार पे अब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण ऑपरेशन के आधार पे। हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट का एक आइसोलेटेड प्लांट हो सकता है कि भैया कोई प्लांट है आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड, जैसे कि अंडमान निकोबार में कोई मतलब प्लांट है, मैंने बताया भी था कि नॉर्मल पावर ग्रिड जो होती है आपकी भारत की जो पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड क्या है मैंने आपको बताया था कि जितने भी भारत का होल कंट्रीज इलेक्ट्रिक पावर नेटवर्क, पूरी कंट्री की इलेक्ट्रिक पावर नेटवर्क जो है इंटरकनेक्टेड है, दिस इज नोन एज पावर ग्रिड। लेकिन आइलैंड अगर बात करोगे अंडमान निकोबार, उसका जो पावर ग्रिड है वो आइलैंडेड है, वही का है, ठीक है ना, आइलैंडेड पावर ग्रिड है अंडमान निकोबार का, ठीक है। बाकी आप नॉर्मल कंट्री में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो आइसोलेटेड प्लांट मतलब कि नॉट कनेक्टेड विथ ए ग्रिड सिस्टम, ये ग्रिड सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है ना, नॉर्मली ग्रिड से ये कनेक्टेड नहीं होते हैं, आइसोलेटेड है ना, मतलब भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। डायरेक्टली मीट्स द डिमांड, ये सिर्फ डिमांड को मीट करते हैं, डिमांड है मीट कर लेंगे, डिमांड को फुलफिल कर देंगे, ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होंगे, डिमांड आई पावर मिल जाएगा, ग्रिड से कनेक्शन नहीं है इसका, ठीक है ना, ग्रिड से कनेक्शन नहीं है ना। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे आप बताओ ना, खोफोली है, कोफोली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बॉम्बे में, सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिर्फ बॉम्बे के लिए, बॉम्बे के लिए खोफोली है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, फॉर बॉम्बे ओनली, आइसोलेटेड है, सिर्फ बॉम्बे के लिए है ये, फॉर बॉम्बे ओनली, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये आइसोलेटेड है, खोफोली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फॉर बॉम्बे, सिर्फ बॉम्बे के लिए, ग्रिड में नहीं जा रहा है, सिर्फ बॉम्बे की फुलफिल कर रहा है डिमांड को, बॉम्बे की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, ये आइसोलेटेड हो गया। दूसरा ग्रिड कनेक्शन कर सकते हो, ग्रिड में दो, ग्रिड कनेक्शन या कनेक्टेड प्लांट। अब जो आपको हाइड्रो प्लांट है वो ग्रिड में कनेक्टेड है, ठीक है, तो ग्रिड में कनेक्टेड तो क्या होगा, फीड्स इनटू द नेशनल एंड स्टेट ग्रिड, ये नेशनल या स्टेट ग्रिड में फीड करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है ना, मतलब कि ग्रिड से कनेक्टेड होगी वो, है ना, आइसोलेटेड नहीं है। कॉमन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यही होते हैं, कॉमन वाले जो कि ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं, पावर ग्रिड मैंने बताया ना इंटरकनेक्टेड है पूरे कंट्री का, तो यही वाले होते हैं नॉर्मल, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रिड कनेक्टेड प्लांट मतलब कि फीड्स इनटू द नेशनल एंड स्टेट ग्रिड, है ना, फीड्स into the national और स्टेट ग्रिड में, ठीक है ना। नॉर्मल कॉमन पावर प्लांट यही वाले होते हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, कॉमन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐसा समझ सकते हो कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट, एनर्जी जो भी प्रोड्यूस हो रही है प्लांट में, कैन बी कनेक्टेड टू द ग्रिड, आप ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हो जो भी प्लांट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और इट मे बी यूज्ड ऑफ ग्रिड, और वो ऑफ ग्रिड भी हो सकता है, ठीक है। तो मीटिंग द लोकल नीड, चाहे वो लोकल नीड के लिए हो सकता है, तो मे बी ग्रिड से कनेक्ट कर दो, या तो ऑफ ग्रिड हो सकता है, तो ऑफ ग्रिड होगा तो जो भी लोकल नीड होगी ना उसको वो फुलफिल करेगा, ठीक है, ये एक तरीके से समझ सकते हो। तो ये दूसरा हो गया क्लासिफिकेशन। अब मैं क्लासिफिकेशन ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है, और भी हो सकता है क्लासिफिकेशन, बट रहने देते हैं, इतना से आपको एक खुल चुका होगा आपके अंदर की वो कि हाँ क्या चीजें हैं हाइड्रो के बारे में, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल कब होता है, जब मैं आपको इंपल्स टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन समझाने लगूं, ठीक है ना, बट जरूरत नहीं है वो। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रो पावर स्कीम्स की, बात करते हैं हाइड्रो पावर स्कीम में। आप जानते हो रन ऑफ रिवर है, रन ऑफ रिवर मैंने आपको बता दिया। हाइड्रो पावर स्कीम में हाइड्रो पावर, चलो लिख लो यहीं पे, हाइड्रो पावर स्कीम्स, ठीक है। पहला है रन ऑफ रिवर, रन ऑफ रिवर। दूसरा
दूसरा कैनाल, कैनाल आपने सुना होगा डाइवर्जन वगैरह करके करते हैं, कैनाल फॉल बेस्ड, कैनाल फॉल बेस्ड, कैनाल फॉल, गंगा कैनाल बताऊंगा अभी, गंगा कैनाल का कैनाल फॉल बेस्ड, रन ऑफ रिवर है। ये स्कीम्स आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, एक स्टोरेज डैम हो सकता है, जैसे मैंने बताया था, तीसरा स्टोरेज, स्टोर कर रहे हो, स्टोरेज डैम, तीसरा पंप्ड स्टोरेज, यही आपको पढ़ना है, मैं आपको बता दे रहा हूं, पंप्ड स्टोरेज, ठीक है, पंप्ड स्टोरेज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, पंप, जैसे कि इन रिवर बेड और बाय डाइवर्टिंग रिवर, ये रन ऑफ रिवर क्या हो सकता है, रिवर बेड में जो भी रिवर चल रही है, या डाइवर्ट कर दो रिवर को डाइवर्ट कर दो, ठीक है, उस हिसाब से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये रन ऑफ रिवर की कहानी है, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट इसी में आ जाएंगे, ठीक है ना, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हो सकता है, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें तो ये उस हिसाब से है, इन द रिवर बेड पे हो सकती है, और द बाई डाइवर्टिंग रिवर को डाइवर्ट करके हो सकती है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते जाओ। और कैनाल फॉल बेस्ड में जो भी एग्जिस्टिंग कैनाल है, जो भी कैनाल है वहां पे यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है ना, जैसे गंगा कैनाल में बनाई जाती है, ठीक है। स्टोरेज डैम में जो आप जानते हो स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है, डैम में स्टोर कर लिया रिजर्वायर के फॉर्म में, तो इसको नीचे लाने दे रहे हैं पानी को, और नीचे टरबाइन है रोटेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, ठीक है। और पंप्ड स्टोरेज में दो रिजर्वायर, कभी क्वेश्चन आ गया कि दो रिजर्वायर कहां यूज करते हैं, पंप्ड स्टोरेज, इसमें दो रिजर्वायर यूज की जाती है, पीक लोड के लिए होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पीक लोड के लिए, जब डिमांड ज्यादा है इलेक्ट्रिसिटी की उस समय, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये सारे हाइड्रो पावर स्कीम से कैसे कैसे आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आते हैं रन ऑफ रिवर, समझ लो रन ऑफ रिवर, पहला, फटाफट, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपको एक नॉर्मल आपकी जानकारी होनी चाहिए, दो तरीके से बता सकते हो, जैसे कि देख लो, हिल है, ये हिल, ठीक है, हिल है, कोई हिल है, इसके बाद रन ऑफ रिवर की बात कर रहा हूं, पहला रन ऑफ रिवर, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो रन ऑफ रिवर हिल है, अब हिल से क्या है कि नदी कोई निकल रही है, नदी कोई निकल रही है ना, रिवर आ रही है, अब क्या कर सकते हैं आप, डाइवर्ट करो, मैंने बोला ना डाइवर्ट कर सकते हैं यहां पे, इन द रिवर बेड और डाइवर्टिंग द रिवर, डाइवर्ट भी कर सकते हो रिवर को, ठीक है। तो बाय डाइवर्टिंग रिवर को डाइवर्ट कीजिए, रिवर को डाइवर्ट करते हैं, लो, ठीक है। ये क्या है, सिल्टिंग टैंक है, सिल्टिंग टैंक यहां पे बना सकते हो, सिल्टेशन टैंक, ठीक है, ये पानी यहां पे डाइवर्ट कर लिया हमने, ये सिल्टेशन टैंक है। डिटेल में आप ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ये नॉर्मल आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूं, सिल्टेशन टैंक। आप सिल्टेशन टैंक से यहां पे फिर पानी को इधर ले आओ, सिल्टेशन, सिल्टिंग जानते हो ना, सिल्टेशन जो भी सिल्ट है वहां पे इकट्ठा हो जाएगी, सिल्टेशन टैंक। ये पेन स्टॉक है, मतलब पाइप है एक तरीके से, लार्ज डायमीटर का पाइप, पेन स्टॉक, वाटर वेव बोल सकते हो, वाटर को ले जाने वाला पेन स्टॉक। ये पानी इधर आ रही है, डाइवर्ट किया आपने, है ना, सिल्टिंग टैंक, जो भी सिल्ट है इसमें आ जाएगी, पानी इधर आ रही है, पानी इधर आने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टरबाइन बना दो, टरबाइन यहाँ पे बना दो, है ना, यहाँ पे एक्चुअली टरबाइन का डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, टरबाइन का शो किया जाता है, बट आप बस इतना समझ लो, ये टरबाइन बना दो, ठीक है, टरबाइन बना दिए, यहाँ पे टरबाइन बन गया तो क्या हो जाएगा, टरबाइन रोटेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, आप यहाँ पे पावर ग्रिड में डाल दो, यहाँ पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो पावर ग्रिड में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आप जो भी है आप जहां यूज करना है कर ले। और फिर इस पानी को आप क्या करें, नॉर्मली इसी में वाटर में जो आ रही थी रिवर, ये रिवर है जो हिल से आ रही है, इसी में ऐड कर दें, नहीं तो आप इरिगेशन के लिए यूज कर ले, है ना, इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चर में, नहीं तो फिर से पानी को उसी नदी में आने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाइवर्ट किया, सिल्टिंग टैंक, सिल्टेशन टैंक है ये, यहाँ पे जो भी सिल्ट वगैरह है वो यहाँ रह गई, पानी यहाँ आया, टरबाइन रोटेट की, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ आप यूज कीजिए जहां यूज करना है, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड, और उसके बाद आप जो भी पानी बचा है आप यहाँ पे नदी में फिर से आने दें, है ना, उसको फिर से ज्वाइन करने दें, और नहीं तो आप एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कैन जनरेट, आप जानते हो अप टू 25 मेगावाट के आसपास की पावर जनरेट करती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, कोई डिवास्टेशन नहीं है, कोई इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पे। इस पावर प्लांट में वाटर को मैंने डाइवर्ट किया सेडिमेंटेशन टैंक में थ्रू नैरो वाटर चैनल के थ्रू मैंने डाइवर्ट किया इनटू ए सेडिमेंटेशन टैंक फ्रॉम स्मॉल रिवर, एक स्मॉल रिवर से हमने सेडिमेंटेशन टैंक में डाइवर्ट किया वाटर को, ठीक है। द वाटर इज देन अलाउड टू पास थ्रू ए स्मॉल, वाटर इज देन क्या करे, वाटर को अलाउ किया, वाटर इज देन अलाउड टू पास थ्रू ए स्मॉल हाइड्रो टरबाइन विद द हेल्प ऑफ पेन स्टॉक, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो वाटर आफ्टर रनिंग द टरबाइन, जब वाटर टरबाइन को रन कर दिया, आफ्टर रनिंग द टरबाइन, वाटर को क्या करेंगे हम, वाटर को कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, नहीं तो रिटर्न बैक टू द रिवर, आप रिटर्न बैक टू द रिवर या स्ट्रीम में आप फिर से उसको जाने दें, नहीं तो एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एक नॉर्मल आपको पावर प्लांट है। तो नॉर्मली फ्लो ऑफ द रिवर इज नॉट, फ्लो ऑफ द रिवर, यहां पे बात ये थी कि नॉर्मली फ्लो ऑफ द रिवर इज नॉट मेटीरियली
मेटीरियली डिस्टर्ब ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, आपने प्लांट बनाया लेकिन वाटर की फ्लो डिस्टर्ब नहीं हुई है, रिवर की फ्लो डिस्टर्ब नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वाटर की फ्लो डिस्टर्ब नहीं हुई यहाँ पे। मैंने बताया था कि नेचुरल फ्लो अगर डिस्टर्ब नहीं है तो वो रिन्यूअल में आ जाएगा। जो भी अगर नेचुरल फ्लो है, मैंने बताया था पहली क्लास में, नेचुरल फ्लो अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो रही है तो वो रिन्यूअल में आ जाएगी, रिन्यूअल सोर्स है, ये स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स में आएगी जो कि रिन्यूअल है, रन ऑफ रिवर, ठीक है, ये एक हो गया। नाइदर हैव ए लार्ज रिजर्वायर, ना ही यहाँ पे लार्ज रिजर्वायर की बन रही है, नॉट डू दे हैव ए डाइवर्जन ऑफ द वाटर अवे फ्रॉम द मेन चैनल। आप नॉर्मली देख रहे हो कि उसी चैनल में फिर से वाटर आ जा रही है, ठीक है, तो कोई बड़ा रिजर्वायर नहीं बन रही है यहाँ पे, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस वही पानी आ रही थी, आपने डाइवर्ट करके पावर बनाया और फिर से उसी को पानी में, रिवर में आपने जोड़ दिया, नहीं तो वाटर को आप एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, ये एक तरीका है रन ऑफ रिवर, ठीक है, स्मॉल में। तो पावर हाउस इज लोकेटेड अलोंग द मेन कोर्स ऑफ द रिवर, ये रिवर के मेन कोर्स में ही लोकेट होगा, आसपास में, मेन कोर्स ऑफ द रिवर के आसपास लोकेट होगा, ये ध्यान रखना। तो पावर प्लांट इज लोकेटेड अलोंग द मेन कोर्स ऑफ द रिवर, रिवर के मेन कोर्स में ये पावर प्लांट लोकेटेड होगी, ठीक है। डू नॉट सब्सटेंशियली अल्टर द रेजिम ऑफ रिवर, ये कभी भी रिवर की रेजिम को ये अल्टर नहीं करेगा, कोई भी चेंजेस नहीं लाएगा, ये कोई भी दिक्कत नहीं कर रहा है ना, ये आपको ध्यान रखना, इसलिए तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो ये आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो भी फ्लक्चुएशन डे टू डे आते हैं, जो भी फ्लक्चुएशन डे टू डे आते हैं, मतलब स्मॉल पूल्स ऑफ रिजर्वायर, जो भी स्मॉल पूल्स ऑफ रिजर्वायर जो होते हैं, टू प्रोवाइड द नेसेसरी पॉन्डेज इन ऑर्डर टू व्हाट, इन ऑर्डर टू बैलेंस डे टू डे फ्लक्चुएशन, जो भी डे टू डे फ्लक्चुएशन है उनमें आप फ्लक्चुएशन ऑफ द लोड, ठीक है, उसमें आप जान सकते हो। तो पॉन्डेज भी आप समझते हो, पॉन्डेज नहीं समझते, पॉन्डेज में लास्ट क्लास में बताया था कि नहीं, शायद नहीं बताया था, अभी बता दूंगा पॉन्डेज के बारे में, ठीक है, वो भी समझा दूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल पूल्स ऑफ रिजर्वायर टू प्रोवाइड द नेसेसरी पॉन्डेज, है ना, इन ऑर्डर टू बैलेंस क्या, डे टू डे फ्लक्चुएशन जो है ना, वही उसको बैलेंस करने के लिए, तो ये आप कर सकते हो। जनरली मीडियम एंड हाई हेड इंस्टॉलेशन इसमें रखते हैं हम लोग, जनरली मीडियम एंड हाई हेड का इंस्टॉलेशन, हेड समझा दिया है मैंने, मीडियम एंड हाई हेड का इंस्टॉलेशन यहाँ पे की जाती है, ठीक है, क्योंकि हिल एरिया पे है ना, हिल एरिया पे तो हाइट ज्यादा होगी, तो मीडियम एंड हाई हेड पे हो सकती है, ठीक है ना, ये जाने, इसलिए मैंने हिल लिख दिया, ठीक है। तो क्वाइट पॉपुलर इन यूरोप में ये ज्यादा पॉपुलर है ये, और हिली रीजन ऑफ इंडिया, इसीलिए मैंने हिल पे दिखाया है, हिली रीजन ऑफ इंडिया वहां पे पॉपुलर है, बस इतना, मोर देन सफिशिएंट। दिस इज नोन एज रन ऑफ रिवर। आगे चलो,